नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो कि मौर्य वंश से पूर्व हुए थे, ईरानी और यूनानियों का आक्रमण, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा था कि भारत के पूर्वी भाग में मगध किस तरह से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभर रहा था और उस समय भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 14 महाजनपद अभी के वर्तमान भारत में थे और 2 महाजनपद पश्चिमोत्तर भारत में थे, जो कि आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो जिस समय जो है भारत के पूर्वी भाग में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभर रहा था, उसी समय भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो है वह कमज़ोर स्थिति में था और उसी समय जो है ईरान में हखमनी वंश का शासन था और हखमनी वंश भी जो है वह साम्राज्यवादी नीति पे चल रहा था और एक शक्ति के रूप में उभर रहा था। तो भारत की स्थिति क्या हो रही थी पश्चिमोत्तर भारत में कि वह कमज़ोर स्थिति में था और ईरान का हखमनी वंश जो था वह शक्तिशाली बनकर उभर रहा था। तो क्या हुआ कि भारत की इस कमज़ोर पश्चिमोत्तर भाग के कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर ईरान के हखमनी वंश, कौन सा वंश था यह? हखमनी वंश के शासक साइरस ने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह आक्रमण उतना सफल नहीं रहा। अभी यह प्रश्न उठता है कि साइरस ने इधर ही क्यों आक्रमण किया, वो आगे भी दूसरे तरफ भी साम्राज्य विस्तार कर सकता था। देखते हैं कि भारत जो है प्राद्वीपीय क्षेत्र है, यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके उत्तर में हिमालय है। तो भारत पर प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में जितने भी आक्रमण हुए यह पश्चिमोत्तर भारत से ही हुए, क्योंकि यह स्थल से जुड़ा क्षेत्र था और इस पर आक्रमण करना आसान हो जाता था। तो जितने भी आक्रमण हुए वह पश्चिमोत्तर भारत से हुए और जब साइरस ने आक्रमण किया तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम, जिसे डेरियस भी कहा जाता है, आक्रमण किया और भारत के 2 क्षेत्रों गांधार और कंबोज, जो कि उस समय के महाजनपद थे, उनको जीत लिया और उसे अपना 20वां क्षत्रप बनाया। जिस तरह से राज्य होते हैं उसी तरह से उसने अपने साम्राज्य को क्षत्रप में बांट लिया था। तो गांधार और कंबोज को जीतकर उसने उसे अपना 20वां क्षत्रप बना लिया। दारा प्रथम को इस भारतीय क्षेत्र से 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी, राजस्व की प्राप्ति होती थी और इसका उल्लेख जो है वह हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में किया है। और इस बात की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो दारा प्रथम ने बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। इन अभिलेखों से पता चलता है कि उसने 2 भारतीय क्षेत्रों पर और सिंध पर भी अधिकार कर लिया था। बाद में दारा प्रथम के उत्तराधिकारी जेरेक्सस ने भारतीयों को अपनी सेना में भी भर्ती किया। बाद में दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और इस प्रकार भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ईरानी आधिपत्य की समाप्ति हो गई। लेकिन जब यह आक्रमण हुआ था तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा होगा, तो कुछ प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। पहला सबसे बड़ा प्रभाव था कि पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ और यही कारण है कि जब पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेखों को देखा जाता है, अशोक के शिलालेखों को देखा जाता है, तो वह अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा भारत में प्रारंभ हुई। तो दारा प्रथम के अभिलेखों से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लेखन का कार्य प्रारंभ किया। भारत पर जो सबसे बड़ा यूनानी आक्रमण था वह सिकंदर ने किया था। सिकंदर का अन्य नाम अलेक्जेंडर भी है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया भी कहा जाता है उसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मैसिडोनिया या मकदूनिया, तुर्की के पास एक देश है मैसिडोनिया, वहाँ का शासक फिलिप का पुत्र था। और सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। ये वही अरस्तु हैं जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो जब गुरु इतना ज्ञानी रहेगा तो शिष्य भी आगे बढ़ेगा ही। तो यही कारण है कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। हालांकि सिकंदर ने पूरे विश्व को नहीं जीता था। उस समय यूनान के लोगों को विश्व के जितने क्षेत्र का पता था तो लगभग बहुत सारे क्षेत्रों को उसने जीता था, इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था और उसका एक घोड़ा था बुके फेराल। इतिहास में 2 घोड़े बहुत ही फेमस हुए हैं, एक तो सिकंदर का घोड़ा बुके फेराल
और दूसरा महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अब जानते हैं कि सिकंदर भारत कब और कैसे पहुंचा। तो जब देखा कि ईरान के लोग इतना समृद्ध हो रहे हैं भारत की वजह से, तो इससे सिकंदर भी प्रभावित हुआ और 326 ईसा पूर्व में BC में वह हिंदू कुश पर्वत से होते हुए खैबर दर्रा था, उस समय अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता था। पहले तो उसने काबुल पर अधिकार किया, फिर इसके बाद खैबर दर्रा को पार करते हुए वह भारत पर आक्रमण किया। और जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय तक्षशिला का राजा आम्भी था, उसने सरलता से सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। 326 ईसा पूर्व में झेलम या वितस्ता का भी युद्ध, झेलम और वितस्ता का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? पोरस और सिकंदर के बीच जो है वितस्ता का युद्ध हुआ। यह इतिहास का बहुत ही फेमस युद्ध है, तो इस युद्ध के बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस युद्ध में क्या हुआ? पोरस पराजित हो गया, लेकिन वो बहुत ही बहादुर था और उसी की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसके जीते हुए क्षेत्र को उसे वापस कर दिया। झेलम के युद्ध को हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यूनानी भाषा में झेलम को हाइडे स्पीच कहा जाता है, तो झेलम के युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडे स्पीच के युद्ध के बाद सिकंदर ने आगे की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। दोस्तों, जिस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, उस समय मगध में नंद वंश का शासन था। मगध में जो है नंद वंश का शासन था और राजा कौन था? धनानंद था। सिकंदर की सेना में यह अफवाह फैला दी गई थी कि जो भी व्यास नदी को पार करता है वह जीवित नहीं बचता है। तो जब सिकंदर की सेना में एक तरह का डर हो गया था, डर व्याप्त हो गया था, तो सिकंदर ने वापस जाना बेहतर समझा और वापस जाने के क्रम में सिकंदर ने भारत में कुल 3 नगरों को बसाया। ये कौन से 3 नगर थे? पहला है निकैया, जिसे विजयनगर भी कहा जाता है, बुकाफेला जो उसने अपने घोड़े के नाम पे रखा था, और सिंध क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया को बसाया, यानी सिंध का नाम क्या कर दिया? अलेक्जेंड्रिया कर दिया। अब तक सिकंदर ने भारत में जो क्षेत्र जीते थे उसका अध्यक्ष जो है उसने फिलिप नामक अधिकारी को बना दिया। फिलिप नामक अधिकारी को बनाया। उसके सेना में जो है थल सेनापति, जो सिकंदर का थल सेनापति कौन था जिसने युद्ध का नेतृत्व किया था? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। और कई बार यह पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो फ्रेंड्स वह निर्याकस था। इसके बाद सिकंदर जब अपने देश मैसेडोनिया लौट रहा था तो 323 ईसा पूर्व में इराक में बेबीलोन नामक स्थान है, वहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। वहाँ क्या होता है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के शोक में उसके घोड़े की भी मृत्यु हो जाती है और दोनों का मकबरा बेबीलोन में ही स्थापित कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? प्राचीन भारत में ही भारत और यूनान के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापारिक लेन देन बढ़ गया। भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर यूनानी ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, जो कि अभी भी हमें देखने को मिलता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार शैली का विकास हुआ, यानी के बाद पंचमार्क वाले सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अभी तक क्या होता था? भारत में पंचमार्क यानी कि एक ठप्पा मार के सिक्के बनाए जाते थे, और जब भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ तो इसके बाद लेख वाले सिक्के भारत में प्रचलित हुए। इसके बाद भारतीय सेना में हाथी के साथ साथ घोड़े का भी प्रचलन शुरू हुआ, यानी कि घोड़ा पर भी जोर देना प्रारंभ हो गया, घोड़ा पर जोर देना प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव थे जो कि भारत पर पड़े यूनानी आक्रमण के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।